तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। 8% तक की क्रैश हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखने को मिली थी। और इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा कारण कई सारे लोग कंपनी के अर्निंग्स को दे रहे हैं, बट अर्निंग्स मुझे नहीं लगता कि इतना भी बड़ा कारण है। अगर कोई बड़ा कारण होगा तो आगे चलकर हमें आर्टिकल के जरिए, न्यूज़ के जरिए सुनने को मिल ही जाएगा। बट अर्निंग्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अर्निंग्स कल के दिन कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था वो एग्जैक्ट है कैसे। तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 175% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया है। और साथ में अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें 968 करोड़ का नंबर दिख रहा है, जो कि पिछले साल के Q1 से ऑलमोस्ट 40% हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो 40% से अगर रेवेन्यू ग्रो किया है, अगर प्रॉफिट में ग्रो तो 175% तक की देखने को मिली है। और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि इस बार 12% का रिपोर्ट हुआ है और पिछले साल के Q1 में 4.5% का था। तो फिर आप इससे ही समझ लो कि अर्निंग्स इस बार कंपनी ने काफ़ी अच्छा ही दिखाया है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। 1% से ज़्यादा की तेज़ी भी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में विटनेस करने को मिला था। अब ये तेज़ी का ये काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है। एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है न्यूक्लियर पावर पाइपलाइन को लेकर, जिसमें 700 गीगावाट तक को लेकर अपडेट्स हैं। और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स का भी नाम मेंशन है, जिसमें अडानी है, टाटा है, रिलायंस है, ये सारे। बट यहाँ पर बताया गया है जो नंबर इन्वेस्टमेंट का वो 14 लाख करोड़ तक का है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट ट्रेंड एंड प्राइवेट कंपनीज के थ्रू वो अनाउंस हमें देखने को मिल रही है, जो कि 70 गीगावाट को भी क्रॉस कर रहा है। और इससे पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा 10.8 से लेकर 14.4 गीगावाट तक का, जो कि इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की बात करें तो उसकी शिफ्टिंग की बिगिनिंग है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, फ्रॉम ए सिंगल ऑपरेटर मॉडल टू वाइडर फील्ड ऑफ डेवलपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एनटीपीसी है, अडानी पावर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, नवीन जिंदल ग्रुप है, ललितपुर पावर ट्रेन जनरेशन कंपनी है, टाटा पावर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी कंपनीज। बाकी अगर हम रिलायंस की बात करें तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थोड़ी वॉलेटाइल हमें ज़रूर दिखी थी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल जिस हिसाब से हमें ऊपर जाती हुई दिखी थी, उसके बाद उसमें एक गिरावट दिखा था और गिरावट के बाद फिर से तेज़ी देखने को मिल गया था। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वॉलेटिलिटी हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी जो अर्निंग्स अपना हाल ही में रिपोर्ट की थी, उस अर्निंग्स के बेसिस पे पोटेंशियल था एक शार्प रिकवरी का। बट ये जो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फिर से परेशान करने लगे, यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि कंपनी के रिकवरी में एक बाधा डाला है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज 19.8% नीचे है अपने 52 वीक हाई से। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी इतना नीचे होती तो कोई बड़ा बात नहीं होता है। रिलायंस जैसी कंपनी इतना बड़ा अगर गिरावट दिखाई है तो ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिकवरी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर होगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अब अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। आज के दिन वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब थी। 4% से ज़्यादा की गिरावट हमें वारी एनर्जीज में देखने को मिला था। और ये गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कंपनी के Q1 के अर्निंग्स, जो कि इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किए हैं ग्रोथ रिपोर्ट करने के बावजूद भी। देखो, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो इस बार इसने जो अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं उसमें एक चीज़ दिखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम
यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है वो इस बार हमें 63.5% से बढ़ता हुआ दिखा है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो, यानी कि पिछले साल के Q1 से कंपेयर करें तो ये पिछले बार कितना था, 2962 करोड़। ये एक्सपेंस की बात हो रही, खर्चे की बात हो रही है। और इस बार ये नंबर 4800 करोड़ के ऊपर जा चुका है। 63.5% की जंप हमें देखने को मिली है कंपनी की इनपुट कॉस्ट में। और इस वजह से जो मार्जिन्स हैं उसमें मैसिव इम्पैक्ट आया है। पिछले साल के Q1 में 22.53% का EBITDA मार्जिन था, जो कि इस बार गिरकर 18.15% रिपोर्ट हुआ है। 438 बेसिस पॉइंट से वो हमें गिरता हुआ दिखा है। और इस वजह से जितनी रफ्तार से कंपनी की EBITDA में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती थी, उतनी रफ्तार से देखने को मिली नहीं। EBITDA अभी भी देखोगे तो 44% से हमें ग्रो करता हुआ दिखा है, बट ये जो EBITDA मार्जिन इतना ज़्यादा गिरा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वारी एनर्जीज़ के जो नेट प्रॉफिट है उसमें वैसी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली जैसी हमें देखने को मिल सकती थी। ग्रोथ कितना दिखा, तो ग्रोथ दिखा सिर्फ 14% का। और वही अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो वहाँ पर ग्रोथ दिखा 79% का। रेवेन्यू 79% ग्रो किया, EBITDA 44% ग्रो किया और नेट प्रॉफिट मात्र 14% ग्रो किया। तो नेट प्रॉफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर होल्डर के पास यही आता है भाई। और नेट प्रॉफिट ही अगर सबसे कम परसेंट से ग्रो करता है तो ये कहीं से भी शेयर होल्डर को पसंद नहीं आएगा। अब इसके अलावा कंपनी के सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स की बात करें तो वहाँ से आने वाला इनकम 91% से बढ़ा है। ये कंपनी का कोर सेगमेंट भी है। 7399 करोड़ का इनकम वहाँ से आया है। EPC कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी लेती है, वो बिजनेस इस बार 55% से हमें ग्रो करता हुआ दिखा है। 900 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से आया है, जो कि पिछले साल लगभग 600 करोड़ के करीब था। इसके साथ अगर हम बात करें कंपनी के रिन्यूएबल पावर जनरेशन बिजनेस के बारे में, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस ख़राब है। बट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या ख़राब हो, दोनों एकदम नेग्लिजिबल है, क्योंकि 10 करोड़ का तो रेवेन्यू है। अब 8-9 हज़ार करोड़ का जो कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है, उसके सामने 10 करोड़ का रेवेन्यू क्या ही है, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी कोर सेगमेंट तो अच्छा किया है भाई। अगर इनपुट कॉस्ट वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता तो फिर हो सकता है कि मार्केट को ये नंबर पसंद भी आता हुआ दिखता। और वारी एनर्जीज 52 वीक हाई से 32.1% नीचे है। अर्निंग्स अच्छा रहता तो रिकवरी पोटेंशियल रहती है, बट अर्निंग्स अच्छा है ही नहीं। इस वजह से गिरावट हमें देखने को मिल गया, क्योंकि ट्रेंड तो ऑलरेडी ही कंपनी की नेगेटिव थी। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर FIs ने अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किया है। पिछले क्वार्टर में भी किया था, इस क्वार्टर में भी किया है, और उससे पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया था। DIs के स्टेक्स पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ हुए थे, बट इस क्वार्टर में डिक्रीज़ हुए हैं, बट बहुत कम डिक्रीज़ हुए हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के होल्डिंग्स पिछले क्वार्टर में और उससे पिछले क्वार्टर में भी कम हुए थे, और इस क्वार्टर में भी कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव किया है, जिसमें एक शेयर के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप आस्था स्पिनटेक्स के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।